everyone, this is श्वेता पांडे. Welcome to Step Up Academy. So students, आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, इस सेशन से पहले हम जो हमारा न्यू सेशन है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, उसका सिलेबस ओवरव्यू देख चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का भी ओवरव्यू हम देख चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है. अब बात करें अगर आज के सेशन की, तो आज का हमारा सेशन है, ये भी हमारा डिटेल्ड सेशन ही है क्योंकि हम डिटेल्ड एनालाइज करने वाले हैं और डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. यहाँ तक तो सब कुछ एक जैसा ही है. टॉपिक है हमारा द सोवियत सिस्टम. तो क्या था सोवियत सिस्टम हम देखेंगे और कैसे कैसे यहाँ पर रूल किया गया और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. बट आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. तो स्टार्ट करेंगे द सोवियत सिस्टम और सबसे पहले तो हमको देखना है, थोड़ा आगे जा चुका है ये तो ठीक है. देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे यूएसएसआर की. हमें सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. एक बार फिर से 2 टाइम्स हम रिपीट करेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. यूएसएसआर की हम बात कर रहे हैं. कब आया यूएसएसआर, कब बना? तो यूएसएसआर बनने से पहले एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन चल रहा था, एक समाज में क्रांति चल रही थी. और कहाँ पर ये चल रही थी? रशिया में 1917 में. और जैसा कि हम जानते हैं इस रिवॉल्यूशन के बाद ये जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आया, इसके बाद क्या हो जाता है? यूएसएसआर बन जाता है. तो कहानी पढ़ेंगे यूएसएसआर की. कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग हुई. अब जब कभी भी कोई भी एक सिस्टम बनता है या यूनियन बनती है या कंट्री स्टैब्लिश होती है तो ये बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होती है, कुछ आइडियल्स को फॉलो करती है. हर एक कंट्री हम जानते हैं बहुत सारे आइडियल्स को फॉलो करती है. तो अगर हम बात करें इस रिवॉल्यूशन की सबसे पहले तो, क्योंकि उसके बाद ही हम यूएसएसआर देखेंगे, तो ये रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा था? रशिया में रिवॉल्यूशन होने का कारण क्या था? तो ये बात कर रहे थे कि क्या होना चाहिए? सोशलिज्म. सोशलिज्म की ये बात कर रहे थे, समाजवाद की बात कर रहे थे, सोसाइटी को ध्यान में रखने की बात कर रहे थे. और जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है तो एक चीज़ के तो फेवर में रहते हैं और एक चीज़ को हम अपोज कर रहे थे. तो यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन को अपोज कर रहे थे कैपिटलिज्म को. कैपिटलिज्म में क्या होता है? जितना भी ट्रेड है, इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें कौन ओन कर लेते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स. और क्यों? प्रॉफिट बनाने के लिए. तो इस रिवॉल्यूशन के थ्रू ये अपोज कर रहे थे कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म को कहीं ना कहीं तक एक आइडियल रख रहे थे और ये कह रहे थे कि इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए. अब इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? तो इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब कि ऐसी सोसाइटी जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास हो, क्लासलेस सोसाइटी हो, किसी क्लास के लिए डोमिनेंसी ना हो, कास्ट बेसिस पर सोसाइटी ना हो, रेस बेसिस पर सोसाइटी ना हो. ये सारी चीज़ों को अलग रखकर ये कह रहे थे कि इगैलिटेरियन सोसाइटी हो. इस रिवॉल्यूशन में तो ये कहानी चल रही थी. बट इसी रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर कैसे बना, क्यों बना, उसे जानने से पहले हम ये समझ लें कि ये जो क्रांति थी एक तरीके से ये ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम बात करें उसमें बिगेस्ट अटेम्प्ट रहा है. मतलब कि आज तक जितना भी इतिहास रहा है उसमें सबसे बड़ी क्रांति अगर हम देखते हैं तो वो हम देखते हैं कौन सी? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917. और क्यों लेकर आई थे ये, क्यों इतना बड़ा अटेम्प्ट इसको कह रहे हैं? तो ये कह रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें क्या कर दिया जाए? एबॉलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए. किसे अपोज कर रहे हैं? कैपिटलिज्म को. और इसी के साथ साथ ये कह रहे थे एक ऐसा समाज बनाएं जो समाज जो हो वो किस चीज़ पर बेस्ड हो? तो ये समाज बेस्ड हो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी पर. मतलब कि ये क्या कह रहे थे? इनइक्वालिटी ना हो, एकता का अधिकार, समानता का अधिकार, यूनिटी. एकता मतलब क्या हो गया? यूनिटी मतलब एकता. लेकिन इक्वालिटी की भी ये बात कर रहे थे और बात कर रहे थे इक्वालिटी मतलब समानता की. हर एक चीज़ में इक्वालिटी चाहिए हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो, समानता हो समाज में, कुछ एक्सेप्शंस के साथ. तो ये बात कर रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उन्हें अबॉलिश कर दिया जाए और एक ऐसी सोसाइटी हो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पर बेस्ड हो. यहाँ पर हम मैप देख रहे हैं तो यूएसएसआर में ये कंट्रीज थी. ये हम यूएसएसआर को देख पा रहे हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. ये हम रशिया को देख पा रहे हैं.
कहाँ से ये स्टार्टिंग हम देख रहे हैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे करके देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये कंट्रीज थी जिनकी हम बात कर रहे हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, बेलारस, ये सारी कंट्रीज को भी हम देखने वाले हैं कि इनका रोल क्या रहा यूएसएसआर में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे ही यूएसएसआर आता है, सोवियत सिस्टम बनाते हैं, तो सोवियत सिस्टम में ये क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं या प्राइमेसी देते हैं, किसे प्रायोरिटी किसे देते हैं, स्टेट को। और ये क्या कर देते हैं, जितनी भी पार्टी के इंस्टीट्यूशंस थे उनको प्राइमेसी दे देते हैं, बेस दे देते, एक तरीके से प्रायोरिटी दे देते हैं। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम था, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं तक डोमिनेंसी होती ही है किसी ना किसी चीज की। तो जो सोवियत सिस्टम था ये सेंटर्ड किस चीज से था, तो यहाँ पर थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, क्या करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट तो हमने पढ़ लिया, कम्युनिस्ट क्या होती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेते हुए प्रॉफिट की बात करते हैं, उनके वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन था ही नहीं सोवियत सिस्टम में। अपोजिशन होना जरूरी है। क्या होता है, जब कोई रूल कर रहा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे बताने के लिए अपोजिशन का होना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं इंडिया में अपोजिशन पार्टी होती है, बट सोवियत सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी ही सेंटर्ड कर रही थी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन पार्टी नहीं थी। यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो प्लान्ड थी, और कौन कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक की भी कहानी ठीक थी। आगे क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे जो सोवियत आर्मी थी वो हेल्प कर देती है 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को। और किस चीज के लिए हेल्प करती है, अगर आपको पता है तो बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। ये 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प करती है फासिस्ट फोर्सेस से दूर करने के लिए, लिबरेट कर देती है, अलग कर देती है फासिस्ट फोर्सेस से। क्या होता है फासिस्ट फोर्सेस, तो इसमें क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है। एक ही व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं तक डिक्टेट करता है, डिक्टेटरशिप करता है, और किसी की कुछ भी नहीं सुनता है। और कहीं ना कहीं तक रेसिज्म की हम बात करें, एक पर्टिकुलर रेस या कास्ट की बात करें तो उन्हें बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये क्या करती है सोवियत आर्मी, ये करती है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को लिबरेट, अलग कर देती है फासिस्ट फोर्सेस से। और इस वजह से अब भाई हमने तुम्हारा भला किया है, हमने तुम्हें फोर्सेस से बचा लिया है, फासिस्ट फोर्सेस से बचा लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा सुनना पड़ेगा। तो इस वजह से यूएसएसआर के अंतर्गत आ जाती हैं ये 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और इसके बाद क्या होता है, यूएसएसआर क्या करता है, ये सारी कंट्रीज में जितना भी मॉडल था, चाहे इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, मेनली जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें कह देता है कि हम मॉडल बताएंगे कि आपको फॉलो क्या करना है, इकोनॉमिक सिस्टम आपका कैसा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, ये इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को बताने लगता है। और यही जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया सेकेंड वर्ल्ड और दी सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक, क्लियर हुआ है, यहां तक की कहानी क्लियर हुई। आगे बढ़े, देखो अब क्या होता है, सोवियत सिस्टम में एक वार्सो पैक्ट बनाया जाता है। हम जो जर्मनी पढ़ रहे थे, बर्लिन वॉल पढ़ रहे थे, यूनिफिकेशन होता है, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन को तोड़ दिया जाता है और जर्मनी यूनिफाइड हो जाती है। तो एक तरफ जो थी, जो अदर पार्टी थी, जो हम यूएस की डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं, डोमिनेंसी नहीं, यूएस काफी पावरफुल था और रशिया क्या कोशिश कर रहा था कि उसके लेवल पर आ सके। तो जब उन्होंने नाटो बनाया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पर यहाँ पे एक मिलिट्री अलायंस बना। नाटो भी मिलिट्री अलायंस था, यहाँ पे ये उसकी जगह पर क्या बना लेते हैं, वार्सो पैक्ट करते हैं, एक मिलिट्री अलायंस था। और यही जो अलायंस था, कहीं ना कहीं तक यही जो वार्सो पैक्ट था, ये सारी कंट्रीज को बांध के रखता है। और इस ब्लॉक का, सोशलिस्ट ब्लॉक का लीडर कौन था, तो वो था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर या हम कह दें रशिया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन था या जो सोवियत सिस्टम था, वो सबसे बड़ी पावर बन गया। ठीक, सोवियत इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड अगर कोई इकोनॉमी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो सोवियत इकोनॉमी थी।
फिर आखिर ऐसी क्या चीज हुई कि डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी समझते जाइए कि सोवियत सिस्टम में आखिरकार था क्या। यूएस के अलावा ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री थी, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड यूनियन था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में। अब किस बेसिस पर इसे कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड था? कुछ तो बेसिस रहे होंगे जिस बेसिस पर कहा गया कि यार ये सोवियत यूनियन जो था, सोवियत सिस्टम जो था, सबसे ज्यादा डेवलप्ड था। बस इससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब इससे ज्यादा डेवलप्ड अगर कुछ कोई था तो वो था सिर्फ यूएस। तो अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बहुत अच्छे तरीके से थे। एनर्जी रिसोर्सेज अपने आप में बहुत ज्यादा थे। अब एनर्जी रिसोर्सेज क्या, एनर्जी वर्ड जहां भी कनेक्ट हो जाए वहां याद रखना ऑयल आयरन की तो मेनली बात कर ही रहे हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज में हमने देखा कि यहाँ पर ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, तो ऑयल, आयरन, स्टील, ये तीनों चीजें वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी। मतलब ये डिपेंडेंट तो था नहीं किसी पर भी रिसोर्सेज के लिए ज्यादातर। मशीनरी प्रोडक्शन भी काफी अच्छे से हो रहा था, बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर बनाई गई। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना बढ़िया था कि जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता है वहां तक भी इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहुंच जाता था। तो इतना अच्छा था, काफ़ी एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी थी यहाँ पर, बहुत एफिशिएंट वर्क थे। सोवियत यूनियन ग्रेट पावर रहा, कैसे? इन सारे बेसिस पर। तो हमें क्या क्या याद रखना है? कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, इसी के साथ साथ बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल एज मशीनरी प्रोडक्शन। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज में हमने देखा ऑयल, आयरन एंड स्टील। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? कहानी आगे बढ़ती है और आगे ये देखा गया कि यहाँ पे सोवियत सिस्टम में डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब ये कि जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, कंज्यूमर को जो भी चीज़ों की ज़रूरत रहती थी, वो सभी इंडस्ट्रीज इसी कंट्री में थी। सोवियत यूनियन में सारी कंट्रीज थी जो कि एक पिन से लेकर कार तक बनाती थी। तो इस वजह से इसे यहाँ पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। दो, इनकी क्वालिटी की अगर हम बात करें, मान लिया इन्होंने सब कुछ बनाया, ठीक, पिन भी बनाई और पिन से लेकर कार तक हर एक छोटी मोटी चीज़ बनाई। मान लीजिए ये स्टाइलस है, ये भी इन्होंने बना दिया, उस टाइम पर नहीं बनाया होगा बट स्टिल मान लीजिए, बट इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब कि कहीं ना कहीं तक जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी वो जो भी चीज़ बनाती थी वो क्वालिटेटिव होती थी। ये भी बना रहा था, सोवियत सिस्टम भी हर एक चीज़ बना रहा था, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पे सोवियत सिस्टम ने सिटीजन्स के लिए क्या काम किया? तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स थे लोगों के लिए, इनकी नीड, डिमांड, हर एक चीज़ फॉलो हो रही, फुलफिल हो रही थी कहीं ना कहीं तक। गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करके रखी थी बेसिक नेसेसिटीज़ को, मतलब जो सिटीजन्स की ज़रूरतें हैं उन पर सब्सिडी प्रोवाइड कर देते थे, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाइल्ड केयर हो और अदर वेलफेयर स्कीम्स। बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था सोवियत सिस्टम में। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था सोवियत सिस्टम में। ये आते हैं पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में हमें लिखना होता है। और इसी के साथ साथ हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी और वो देखी स्टेट ओनरशिप। तो जो एक तरीके से स्टेट था उसकी ओनरशिप जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म में थी। डोमिनेंट फॉर्म में किस चीज़ पर, कौन सी ओनरशिप की बात कर रहे हैं? तो लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स की हमने बात करी। ये जो थे ये कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन ओन कर रहा था? तो ये थे सोवियत स्टेट के पास। ठीक, अब सोवियत सिस्टम क्या हुआ, हमने देखा बहुत अच्छे से कि काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रहा, ठीक है, रिसोर्सेस रहे, सब्सिडी भी प्रोवाइड कर दी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा था। ठीक, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन भी कर रहा था, भले ही क्वालिटी में नहीं अच्छा था बट स्टिल। बट ये सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी एक चीज़ जो गलत थी वो कहाँ से शुरू होती है? ओनरशिप से। तो कहानी शुरू होती है डिसइंटीग्रेशन की ओनरशिप से। क्यों? तो सोवियत सिस्टम बनता जाता है ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन। मतलब कि ये कहते थे हम जो कह रहे हैं वही करना है, हम जैसा चाह रहे हैं वही हो। और इस वजह से वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ पर क्या कर रहे थे? बाउंडेशंस लगाए जा रहे थे। अब
यहां से क्या हुआ, डेमोक्रेसी खत्म हुई। अब लैक ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या, पहले तो समझ लो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। वैसे तो क्लास 11th में या 6th में भी पढ़ा होगा कि पीपल का पार्टिसिपेशन हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन विद अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है तो लोगों का पार्टिसिपेशन हो। इलेक्शन क्यों होते हैं, कि हमारा पार्टिसिपेशन रहे, हम हमारे कैंडिडेट को भेजें, हमें जिस पे भरोसा है कि अच्छा काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं तक खत्म होती जा रही थी सोवियत सिस्टम में, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों को बोलने तक का अधिकार नहीं था, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई, और ये कहीं ना कहीं तक स्टिफल्ड करता है लोगों को। यहाँ पे निराश होते हैं लोग, और बहुत बार ये जो इनकी जो नाराज़गी थी, ये बहुत सारे जोक्स और कार्टून्स के फॉर्म में दर्शाते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो थे सोवियत स्टेट के, जो वर्क कर रहे थे, उनमें सुधार की आवश्यकता थी, सुधार की ज़रूरत थी, और उनमें से एक था वन पार्टी सिस्टम। हम जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके अलावा अपोजिशन पार्टी तक नहीं थी। तो सबसे पहले तो वन पार्टी सिस्टम, जो कम्युनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी, इसने क्या करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था हर एक इंस्टीट्यूशंस पर, क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई था नहीं। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको टाइट कंट्रोल बना के रखा हुआ था, और इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन से अपने मन से जो चाहते थे वो कार्य करवाते थे, वो काम करवाते थे, और लोगों के लिए कहीं ना कहीं तक अकाउंटेबल नहीं थे। और जैसे ही ये कुछ इस तरीके से बनते हैं, और यहाँ से डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो जाती है। ठीक, अब क्या होता है, लोग बाग जो यहाँ पर थे, जो पीपल थे 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स में, जो इनके पास आ गए थे एक तरीके से, जिससे यूएसएसआर बना हुआ था, सोवियत सिस्टम बना हुआ था, ये पार्टी से बोलते हैं कि यार एक काम करो, हमारे जो अफेयर्स हैं, हमारे जो कल्चरल अफेयर्स हैं, वो हमें खुद से मैनेज करने दो। बट इस चीज़ को क्या कर देती है पार्टी, रिफ्यूज़ कर देती है। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स that formed the Soviet Union to manage their own affairs including their cultural affairs। और इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, lack of democracy, freedom of speech, क्या किया, खत्म किया। क्या बन गए ये, ब्यूरोक्रेटिक बन गए, ऑथोरिटेरियन बन गए, टाइट कंट्रोल था, टाइट कंट्रोल किस पे था, इंस्टीट्यूशंस पर था। और इसी के साथ साथ जो 15 रिपब्लिक कंट्रीज थी जिनसे मिलकर यूएसएसआर बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं तक निराश थी। ये सारे कारण बनते हैं एक इतने अच्छे सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन के। ठीक, ऑल्दो ऑन पेपर रशिया की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं यूएसएसआर कैसे बन रहा है, यूएसएसआर बन रहा है 15 रिपब्लिक से, लेकिन सिर्फ पेपर पर ही ये लिखा गया था कि रशिया 15 रिपब्लिक्स में से एक कंट्री है। ओवरऑल देखा गया, रियलिटी में रशिया ही डोमिनेट कर रहा था हर एक चीज़ को, चाहे पीपल हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, हर एक चीज़ को कौन डोमिनेट करने लग गया, रशिया। और इसी के साथ साथ ये क्या कर रहा था, नेग्लेक्ट कर रहे थे लोग, ऐसा सोच रहे थे, ऐसा फील कर रहे थे, और ऐसा ही हो रहा था कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं तक हमें दबाया जा रहा है। और ये कौन कर रहा था ऐसा काम, रशिया। क्लियर हुआ। और एट लास्ट हम देखते हैं कि सोवियत सिस्टम क्या चाह रहा था, जो यूएस है, यूएस में जो आर्म्स रेस है, एक तरीके से आर्म्स यहाँ पर जो यूएस बना रहा है, इसको फॉलो करने की कोशिश कौन कर रहा था, सोवियत यूनियन आर्म्स रेस कर रहा था। एक तरीके से ये चाह रहा था कि हम भी कुछ इस तरीके से ही आर्म्स को बनाएं, और टाइम टू टाइम, लेकिन ग्रेट कॉस्ट पर। क्या हुआ कि मान लीजिए यूएस जो है, यूएस के पास काफ़ी अच्छी वेल्थ थी, तो यूएस अगर आर्म्स बना भी रहा है ये तो उसके लिए ठीक है, लेकिन वहीं रशिया में क्या, रशिया या यूएसएसआर की बात करें तो वेल्थ इतनी अच्छी तो थी, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं करते हुए क्या कर रहा था, हर एक चीज़ को आर्म्स बनाने के लिए तैयार था, किसी भी कॉस्ट पर। ये सिर्फ आर्म्स रेस में फॉलो कर रहा था किसे, यूएस को। सोवियत यूनियन पीछे रह गया टेक्नोलॉजी में,
इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, पावर हो, और कहीं ना कहीं तक जो नागरिक थे, जो सिटीजन्स थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी, जो वो चाह रहे थे, वो जो डिमांड करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं तक दबती चली गई। और सिर्फ सोवियत सिस्टम क्या करता गया, आर्म्स रेस में आगे बढ़ने की कोशिश करता गया, और हर एक कीमत पर वो सिर्फ ये चाह रहा था कि हम टाइम टू टाइम किसे मैनेज करते रहें, यूएस को मैच करते रहें। और इस वजह से वो अपना पूरा वेल्थ, अपनी पूरी कॉस्ट किस में लगा देता है, आर्म्स में। और इस चीज़ की वजह से ये भूल जाता है किन चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे डेवलपमेंट सस्टेन करता है कहीं ना कहीं तक। तो ना ही तो ये वेस्ट के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी में अच्छा बन पाया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट पावर में बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ साथ स्टेट किससे बनता है, सिटीजन से ही बनता है। तो इसने बिल्कुल भी सिटीजन्स पर भी ध्यान नहीं दिया। तो ये जो हम देख रहे थे, आगे हम देखते हैं सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ एक बार और फिर से ये जो इन्वेशन हुआ, सोवियत इन्वेशन हुआ अफगानिस्तान में 1979 में, यहाँ से ये सिस्टम जो था वो और कमज़ोर पड़ जाता है। वेजेस तो बढ़ते गए, बट प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी ये कम होती गई। किसके कंपैरिजन में, वेस्ट कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करना चाह रहा था, उसके कंपैरिजन में ये और क्या होता गया, पीछे जाता गया। और शॉर्टेजेस आए, कमी आई कंज्यूमर गुड्स में। अब जब कंज्यूमर गुड्स में कमी आने लग गई तो इसे क्या करना पड़ा, इंपोर्ट्स कराना पड़ा। दूसरी कंट्रीज से अपने पास क्या करने पड़े, इन्हें कंज्यूमर गुड्स खरीदने पड़े। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे कर सोवियत इकोनॉमी कैसी हो जाती है, 1970s की अगर हम बात करें, धीरे धीरे करके ये स्टेगनेंट हो जाती है, सोवियत सिस्टम में ठहराव आ जाता है। तो ये था हमारा सोवियत सिस्टम, और ये था एक बैकग्राउंड जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। अब डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, गोर्बाचेव का क्या रोल रहा, क्या इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना है नेक्स्ट वीडियो। आज का ये सेशन हमारा यहीं एंड होता है, और इसी के साथ आज के इस सेशन में हमने समझ लिया है कि सोवियत सिस्टम क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया है कि सोवियत सिस्टम क्या था, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।